अब मैं श्री लखेड़ा जी, उमाकांत लखेड़ा जी को आग्रह करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको थोड़ा उनके बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले श्री उमाकांत लखेड़ा ऑल इंडिया प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है और लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। घोर जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज आना चाहती थी और उनको उन्होंने हराया। लखेड़ा जी अपने मृदुल स्वभाव से जाने जाते हैं, अपनी मुस्कुराहट से जाने जाते हैं, सरलता सजीवता से जाने जाते हैं, लेकिन बहुत तटस्थ हैं। आपने 30 साल से ज्यादा, बहुत 40 साल ज्यादा पत्रकारिता में जीवन काटा। दैनिक जागरण में कई वर्ष काम किया, ब्यूरो चीफ थे दैनिक हिंदुस्तान के। इन्होंने 30 साल तक पार्लियामेंट कवर किया। पत्रकारिता के हर एक पहलू, हर एक अंदाज, हर एक रंग को आपने बहुत करीबी से देखा है। कारगिल वॉर में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की कई वर्ष, किसान आंदोलन को कवर अप किया। तो आप जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे बीच में है। ये हमारे चयन समिति में भी थे और इसीलिए हम उनके बहुत ऋणी हैं कि यहाँ आए और मैं इनसे आग्रह करता हूं कि हमें संबोधित करें। श्री उमाकांत लखेड़ा। मैं तो सबसे पहले बड़ी विनम्रता से इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ। भरत धुलिया फाउंडेशन ने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के सामने आऊं। मैं आदरणीय श्रीमती सुमित्रा धुलिया, जिनका बहुत स्नेह मेरे प्रति रहता है, बहुत सालों से और बहुत प्यार से उनका स्नेह मुझे बराबर मिलता है। आदरणीय चंद्र प्रसाद भट्ट जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने हम जैसे लोगों के जीवन को प्रभावित किया और हमको प्रेरणा दी तमाम तरह की चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ने की। मैं हिमांशु धुलिया जी, जो कि नेवी में थे, एक बड़े सीनियर पद पर थे, वहाँ से सेना में तो रह करके तो ये नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति हो रही है उन पर कि उन्होंने अपनी माटी को, अपने पूर्वजों को याद करने का बेड़ा उठाया। उस हम सब की जिम्मेदारी में आदरणीय शेखर पाठक जी की बात से सहमत हूँ कि वो हम सब की जिम्मेदारी थी और जिसको कहते हैं कि इतने साल बाद हम उनको इस तरह से याद कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो उत्तराखंड बना, उसमें तो उत्तराखंड को कोई नाम भी नहीं था जब वो सक्रिय थे, और उत्तराखंड के एक छोटे से रीजन में सीमित होने वाली शख्सियत भी वो नहीं थे। लेकिन जो आइडिया ऑफ उत्तराखंड था, जो उत्तराखंड का राज्य बनने की जो पीछे की पृष्ठभूमि के जो प्रश्न थे, वो प्रश्नों को एक कार्य रूप में वर्णित करने का और पर्वतीय अंचल की जो कठिनाइयां हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उन सब को लेकर के उनकी चिंता थी। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने, उनका जो विजन था, वो विजन देखिए कि वो अगर यहाँ से बाहर नहीं जाते तो वो विजन डेवलप नहीं होता। वो वहां आकर के, जैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका के बाद उन्होंने देखा कि हमारे भारत में, हमारे भारत के लोगों को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त करने की बहुत सख्त जरूरत है। तो ये देखिए कि कैसा एक चक्र चला। वो घर से बाहर निकले, इलाहाबाद उनकी कर्म भूमि रही, बनारस गई, पटना रही, मैं भी पटना एक साथ रह के आया। तो ये जब चीजें, उसके बाद वो अपने गांव में आए। आज की तारीख में हो क्या रहा है कि लोग पत्रकारिता करते हैं, मेरे बहुत सारे संपादक दोस्त हैं, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। यहाँ राजनीति
का काम छोड़ के समाज समाज सेवा को अपना मिशन बनाना, ये हर किसी के बुद्धि की बात नहीं है। और जिस जमाने में मैं उनकी स्मृति ग्रंथ पढ़ रहा था, उसको पेज पलट रहा था कि उस जमाने में जब आवागमन के कोई साधन नहीं थे, कोई एक गांव से एक धार से दूसरे धार कोई मैसेज भेजना है तो आदमी रैबार लेके जाएगा। उस जमाने में वो कठिन काम करना, वो पैसे कमाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे होते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते। तो ये बताइए कि एक व्यक्ति जो एक संभ्रांत परिवार, खाते पीते घर से एक लड़का, तो उसको क्या खुरक चढ़ी, क्या लोग यहाँ तो लोग कहेंगे यार फंड फूको भाई, कई चक्कर में पड़ना अच्छा तुम लोग। तो ये बताइए कि ये जो व्रत जो है, ये जो व्रत लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है। कहने के बहुत सरल है कि वो ये इसको जो प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो कितना कठिन उन्होंने काम किया। और उन्होंने श्रीमान मोहन बाबुलकर ने अपने स्मृति ग्रंथ के पेज में लिखा है कि वो जो है उनका जो है, उन्होंने लिखा है कि इतना जो कठिन काम है, उतना कठिन काम असंभव नहीं तो कठिन जरूर था जो बेड़ा धुलिया जी ने उठाया। और सुंदरलाल जी ने भी, सुंदरलाल बहुगुणा साहब ने भी लिखा कि धुलिया जी स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ कृत्य थे। उन्होंने गांधी के सर्वोच्च सिपाही के गुणों का दर्शन हमें कर्मभूमि के जरिए कराया था। उस दौर में पत्रकारिता व्यवसाय यानी प्रोफेशन नहीं, मिशन होता था। पत्रकार की व्यावसायिक दक्षता ही सफलता की कसौटी नहीं थी, बल्कि समर्पण यानी डेडिकेशन, भक्ति भावना यानी डिवोशन और संकल्प यानी डिटर्मिनेशन के गुणों का विकास अनिवार्य था। सुंदरलाल जी ने उनके जो स्मृति ग्रंथ थे उसमें उल्लेख किया। मैं दूसरी चीजें ये भी कह सकता हूँ कि आज चूंकि हम उनकी चीजों को याद कर रहे हैं, और ये काम हो सकता है कि जब राज्य बना तो राज्य बनने के बाद सरकार में बैठे हुए जो लोग थे, हो सकता था कि उनको भी उसमें बैठे हुए सिस्टम में बैठे हुए लोग थे, तो वो लोग भी, उनको भी ये आभास होता कि ये जो इस चिंतन मनन में जो लोग शामिल थे। और देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए खास तौर पर कांग्रेस की जो मतलब पर्वतीय अंचल में जो स्थापना हुई, तो पर्वतीय अंचल में कांग्रेस की स्थापना और भैरव दत्त धुलिया जी की सक्रियता, और एक जब हम बात करते हैं कि जब हम, कई बार मैंने देखा कि उनके बारे में पढ़ता रहा मैं, तो जैसे मैंने जनपद जब कर्मभूमि पढ़ता था, कर्मभूमि के बारे में जब मैं गाँव में था तो कर्मभूमि पढ़ता था, और कर्मभूमि इतना पॉपुलर अखबार था कि मुझे याद है 74-75 की बात है, मैं कोटद्वार से बस में बैठा हुआ था, तो बस में पीछे बैठा हुआ तो दिल्ली से लोग आते थे ना ट्रेन में, किसी ने नजीबाबाद में अखबार ले लिया, किसी ने दिल्ली से अखबार ले लिया, तो बस में बैठे हुए थे, तो मैं भी पीछे बैठा हुआ था अपने गांव के एक दो लोगों के साथ। तो पीछे से एक आदमी, एक अखबार लोग पढ़ रहे थे, फिर अखबार उन्होंने साइड में रख दिया। तो मुझे याद है वो शब्द मेरे कानों में गूंजता है कि वो अखबार तो था दिल्ली का, और दिखाई दे रहा था नवभारत टाइम्स से, कोई हिंदुस्तान है, नवजीवन, तो दिल्ली का अखबार था। कर्मभूमि तो छोटा होता था, टैबलेट साइज का। तो पीछे से बोला कि ये भेजी तय कर्मभूमि पकड़ा दिन जाए पढ़ना को, पढ़ाई के लिए। तो लोगों ने बोला कर्मभूमि नहीं है, तो भाई जी हम तो गांव में रहते हैं, तो ये पढ़ता हम कर्मभूमि था, ये अखबार समझा। जैसे डालडा होता तो कुछ भी हो जाए तो लोग डालडा ही कहते हैं, आज भी कहते हैं डालडा दे दो। हमारे अब तो खैर नहीं कहते, तो बहुत सारी मार्केटिंग हो गई, लेकिन जैसा होता ना, एक विज्ञापन था बड़ा पॉपुलर, ठंडा मतलब कोको कोला, 3 लाइन में, तो कर्मभूमि का मतलब अखबार। हमारे घर में अखबार आता था, और
मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो उसकी बहुत बड़ा श्रेय कर्म भूमि को जाता है। और कर्म भूमि मेरे घर में आता था, मेरे पिताजी लगाते थे। तो गांव के जो लोग फुर्सत में होते थे वो मेरे को बुलाते थे, ये उमाकांत को बुलाओ। तो मैं पढ़ के जोर जोर से सुनाता था उस अखबार के हेडिंग। उस अभी तक मुझे डायलॉग याद है। मुझे याद है कि हेमंत नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे। तो तो वो लोग पढ़ सुना है कि बहुगुणा जी मुख्यमंत्री, रेडियो पे तो सुने, लेकिन जो छपे हुए शब्द थे उसको सुनने की इतनी उत्कंठा लोगों में थी। और 15-20 लोग आ गए हमारे घर पे कि यार वो, अच्छा 6 दिन पहले बन गए वो मुख्य, 7-8-10 दिन पहले। तो कह रहे कि खबर पढ़ सुनाओ, पढ़ करके। लोगों में इतना जज्बा था कर्म भूमि के प्रति और उसके लिखे हुए शब्दों के प्रति इतना जज्बा था। तो वो एक, जैसे मैंने बताया कि किस तरह से एक सोशल, अच्छा ये जो अभी चर्चा की गई, पाठक साहब ने चर्चा की कि बेगार आंदोलन, कुल्ली बेगार आंदोलन, समाज सुधार, ग्राम सुधार, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर उन्होंने अपनी दृष्टि नहीं घुमाई। उनमें नेतृत्व के गुण थे, उनमें लोगों को आगे बढ़ने के गुण थे। और मैं ये मानता हूं कि ऐसी शख्सियत के प्रति हम लोग और हमारी जो जनरेशन है 100 साल तक भी हम उनका कर्जा नहीं दे पाएंगे। इतना बड़ा योगदान हमारे जीवन में है उनका। और वो जो जीवन था, वो जीवन उनका निष्कंटक जीवन था, निष्कलंक जीवन था। और आज तो मैं ये मानता हूं कि जिस हालात में हम लोग जी रहे हैं, जिस हालात में हम लोग आज रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या, लोग कहते हैं भाई क्या हालत है, चीजें कैसे हो रही, क्या हो रही है। तो क्योंकि एक मीडिया की शख्सियत की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम मीडिया के भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत की चर्चा, क्योंकि मीडिया से उनका चोरी दामन का साथ था। तो लोग कहते हैं मेरे को जगह जगह जाकर के कि भाई पूछता हूँ मैं या कहीं जाता हूँ, तो लोग कहते हैं देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। मैंने कहा देश की सबसे बड़ी समस्या इस देश का मीडिया है, और कोई समस्या नहीं। लोग निपट लेंगे। लोग अपने, जैसे भी लोग सुख दुख में, गरीबी में, अमीरी में, दुखों में, अस्पताल में, जो भी चीज है, तो एक ही काम है कि खास तौर पर टेलीविजन मीडिया का। और इसलिए कि मेरा उन लोगों से जो ये चीजें नियंत्रित कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा उठना बैठना है, उनके साथ गपशप होती है। मैं 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक नेशनल टीवी के एडिटर इन चीफ से मिलने गया था, गपशप करने। उन्होंने खाने पर बुलाया था गपशप करने। तो बोले भाई साहब, अगर आप यहाँ बैठ, आपके जैसा आदमी अगर यहाँ टीवी मेरी जगह बैठ जाएगा तो 4-5 दिन में आपको पागल खाने में बैठना पड़ेगा। कह रहे कि यहाँ दिमाग का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। सुबह से शाम तक आप जो है एक एजेंडा चलाओ, और रात कर एक एजेंडा, अगले दिन जो है सवेरे जो है दूसरे कामों में। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो सरकार है, मेरा किसी पार्टी से ना कोई विवाद है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई जमीन का वोट का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं ये चीज ये मानता हूँ कि जो मीडिया है, मीडिया का काम हो गया कि सरकार की आलोचना बिल्कुल मत करो, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना। और अगर, अब सवाल ये है कि जिन लोगों को आपने वोट दिया, जिन लोगों को जनता ने वोट दिया, वो जब सत्ता में आते हैं तो अपने लोगों को आंखें दिखाते हैं। और मैं 3-4 मुख्यमंत्री को जानता हूं। तो हमारे यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में होता क्या था कि प्रधानमंत्री के लेवल पर पीएम हाउस से फोन आता था कि यार प्रधानमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करा रहे हो। तो मैंने 2 मुख्यमंत्रियों से बीच में बात की। तो वो जाहिर सी बात है कि सारे देश में तो बीजेपी है, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री से बात की। मैंने कहा ये बताइए कि हम चाहते थे कि आपसे एक इंटरेक्शन करना। कह रहा उमाकांत जी, आप इतने साल से देश की पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने जब 9 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सबसे पहले तो हमारी नौकरी जाएगी। तो फिर तुमको कौन सा ये चस्का लग गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का,
या पत्रकारों से मिलने का। तो हालत ये है कि अ, प्रधानमंत्री कार्यालय में सारी चीजें सेंट्रलाइज हो गई। हमारे देश इतना बड़ा मुल्क है, डाइवर्सिटी का कंट्री है, पूरे देश के हर स्टेट की अपनी अपनी समस्या है। तो आज ये हो गया है कि अ, जनता के सवालों का जवाब देने से बचने के लिए यही एक मीडिया को दूर रखो, मीडिया को आप जो है किसी भी तरह अपने आसपास ना पटकने दो। और जब ये हालत इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग जो है सबसे बड़ा संकट संविधान पर संकट है। और मैं ये मानता हूं कि भारत के लोगों में इस तरह का संविधान का संकट क्यों है कि जिन जिन चीजों को भारत की जो संसद है, ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, जुडिशरी के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, और भारत की कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो सिस्टम को चला रहे हैं, वहां उन सारी चीजों पर हमले बढ़ गए। और ये जो चीजें हैं ना कि लोगों का पहले ब्रेन वॉशिंग करो, एजेंडा चेंज करो। तो अब पहले तो मीडिया में एजेंडा सेट होता था। हमारे भैया तिग्मांशु जी बड़े देश के और विदेश के बड़े जाने माने फिल्मकार हैं, फिल्म निर्माता हैं। तो अब ये हो गया कि उससे तो पेट भरा नहीं, अब फिल्में बननी शुरू हो गई ताकि 15-20 दिन तक बवाल बचा रहे। कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला स्टोरी, कभी कोई स्टोरी। तो अब ये जो एजेंडा पकड़ लिया गया ताकि देश में जो बुनियादी समस्याएं हैं लोगों की, रोजी रोटी, रोजगार, कानून व्यवस्था, तमाम तरह के लोग समस्याओं से, लोग शिक्षा से, तमाम तरह के, पता लगा हर स्टेट में पेपर लीक हो रहा है, उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहा है। यहाँ बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लड़के हैं, उनको लाठियां चलाई, लाठियां बरसाई गई, कोई पूछने वाला नहीं। आपकी सरकार, जब राज्य नहीं बना था ना, तो हम कहते थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। तो राज्य मिल गया आपको, और आप ही के चुनी हुई सरकार, आप ही के लोगों की, ये नहीं केवल उत्तराखंड में हो रहा है, अखिल भारतीय स्तर पर ही हो रहा है। इसको कहते हैं कि अंग्रेजी में एक वर्ड है इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। आपने एक सरकार चुनी और सरकार सत्ता में बैठी, उसने कंट्रोल हाथ में लिया, और अगले दिन से वो आप ही को लाल आंखें दिखाने लगे, क्योंकि उनको पता है 5 साल तक क्या करोगे, आप सत्ता से उनको हटा नहीं सकते हो। ये ही रास्ता है कि आप उनके सामने जी हजूरी करो। और ये एक और मुद्दा है जो नेचुरल जस्टिस का, पत्रकारों के सामने जो सबसे बड़ा संकट है देश के, कि वो है कि जो नेचुरल जस्टिस का हमारे जो संविधान है, उसका आर्टिकल 19(1)(a), तो उसमें यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रत्येक आदमी, मतलब आप फेसबुक पे भी, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, फेसबुक कुछ भी लिख सकते हैं। वो नागरिक अधिकारों के जो उनको संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत तो कुछ भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो जो नागरिक को अधिकार मिले हैं, वही अधिकार प्रेस को भी मिले हुए। प्रेस को ऐसा नहीं, प्रेस को एक और अधिकार मिल गया, वही नागरिक अधिकार का विस्तृत रूप प्रेस का अधिकार है। तो अब क्या हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को, जो प्रेस की आजादी से राष्ट्रीय सुरक्षा को लिंक कर दिया गया है। एंड मैं जो महसूस कर रहा हूं कि जो उसमें जो संविधान में जो व्याख्या है प्रेस फ्रीडम की, उसमें एक और चीज लिखी गई है, जिसमें लिखा है कि देयर मे बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब उसमें क्या है कि वो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब हुआ आपको, तो हमारी जो न्यायपालिका को उस मामले में थोड़ा संवेदनशील और सेंसिटिव होने की जरूरत है।
अब क्या हो गया कि एक सील्ड इन्वेलप ये कल्चर भारत में आ गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट के जस्टिस फिर साहब वो क्या एलिगेशन है इस पत्रकार के खिलाफ, क्या है, क्या क्या लिखा, जज पूछते हैं जज महोदय नहीं सर, आई कांट डिस्क्लोज इन द पब्लिक बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव मैटर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। ये कौन बोल रहा है? ये ब्यूरोक्रेट्स ने, जो बाबू हैं, उसने एक नोट बनाया होम मिनिस्ट्री के बाबू ने, एंड सरकारी वकील को पकड़ा, सरकारी वकील ने सील बंद लिफाफा बनाया और उसको पकड़ा दिया जज महोदय, सील बंद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी, मतलब ठेका, देश की सुरक्षा का ठेका आप ही ने ले रखा है, बाकी पब्लिक तो गाजर मूली है। तो ये जो चीज है, मुझे लग रहा है कि जुडिशरी को इसमें और ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है। और मुझे अगर अगर आप इस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को का हथियार बनाएंगे, लोगों को प्रेस फ्रीडम को कुचलने के लिए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि जो नेचुरल जस्टिस, ये भी संविधान में कहा गया नेचुरल जस्टिस, तो नेचुरल जस्टिस की जो व्याख्या है वो बेमानी हो जाती है, उसका कोई वैल्यू खत्म हो जाता है। तो मैं, ये तमाम तरह के चीजें हो रही हैं। मैं पार्लियामेंट में बैठता हूँ 30-32 साल से, जब 88 से मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ, एज ए रिपोर्टर गया था छोटा बच्चा की तरह, क्योंकि पार्लियामेंट में जब कवर करते तो बुढ़े बुढ़े लोग कवर करते, मैं बच्चा था, उन्होंने कहा ये पहाड़ी बच्चा कहाँ से आ गया, यहाँ तो बुढ़े बुढ़े लोग बैठते हैं। तो मैंने ये किया कि संसद के आज पत्रकारों की एंट्री पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। वो रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा दिए गए हैं कि साहब वो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। तो हमने 400 पत्रकारों का भारत के इतिहास में जो पार्लियामेंट कवर करते हैं, और 400 पत्रकार देश के तमाम एडिटर्स ने डेमोन्स्ट्रेशन किया पार्लियामेंट के बाहर, आपको गूगल पे सारा वीडियो मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हुई हैं, वो चीजें, तो इंफॉर्मेशन की जो सरकार की जो समस्या है, कि इंफॉर्मेशन की सप्लाई लाइन, या सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं कि सूचनाओं की सप्लाई लाइन को बंद करो। जिस दिन आप सूचनाओं की सप्लाई लाइन को बंद करोगे तो डेमोक्रेसी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र जो है, मैं डेमोक्रेसी में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ कम्युनिकेशन, लोगों में संचार, लोगों में आदान प्रदान विचारों का वो चलता रहे। और मैं बस जो सप्लाई लाइन बंद हो गई इंफॉर्मेशन की, उसमें डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और लेकिन इतना भी भरोसा मुझे है कि इस देश के लोगों में इतना जज्बा है कि लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। और जब हम चेतावनी देते हैं या लोगों को बताते हैं तो ये चीजें सामने आती हैं और लोग उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात अब ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं समय सीमा से 1-2 मिनट और उल्लंघन कर रहा हूँ। तो अपनी बात को खत्म करूंगा कि याद करते हुए एक बार फिर आदरणीय भैरव दत्त जी, जो भले ही शरीर के तौर पर हमारे बीच में नहीं है, और उनका एहसास ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा हमारे बीच में है। हमको सबको, मेरे लिए खास तौर पर, क्योंकि मैं उनसे मिला हुआ हूँ, 2-3 बार मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। आखिरी मुलाकात सुभाष धुलिया साहब की मैरिज में हुई थी ऋषिकेश में, और बड़ी देर तक मैं उनके साथ गपशप करता रहा। और इतने ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है, और मैं ये मानता हूँ कि उनको याद करते हुए हम उन तमाम वैल्यूज पे जिसमें उनका यकीन था, उनकी जो आस्था थी जिसमें, और मैं ये कहता हूँ कि उनको हमेशा याद किया जाएगा। आलमा इकबाल साहब थे जिन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध गाना, गीत, जो भी आप कहेंगे, लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उन्होंने ही
लिखा कि आप ये एक लाइन बताता हूँ आपको कि कोई एम्बिशन नहीं था भैरवदत्त जी का, कोई राजनीति में या कोई एम्बिशन नहीं था कि, लेकिन अल्लामा इकबाल ने, ऐसा लग रहा है मुझे कि उनकी बात भैरवदत्त जी पर बड़ी सटीक बैठती है कि माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं। मतलब जीत का मतलब तुम्हारे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं मैं, तुम्हारे दीदार के काबिल नहीं हूं। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक दे, मेरा इंतजार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।